आमरण अनशन का मतलब इसको बोल सकते हैं आप भूख हड़ताल। गांधी जी ने कहा किया था भूख हड़ताल, नोट कर लो भैया, कहां किया? हंगर स्ट्राइक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हंगर स्ट्राइक। आमरण अनशन गांधी जी ने भारत में पहली बार कब किया भैया? 1920, 1918, 1915, 1916। गांधी जी की बात करें, यदि गांधी जी की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के कारण ही 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पूरा दुनिया अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनका विवाह 12 साल की उम्र में हुआ 1881 में, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। इनके 5वें पुत्र थे नहीं, माने जाते थे यमुनालाल बजाज। यमुनालाल बजाज 5वें पुत्र गांधी जी के माने जाते थे। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन माने जाते थे? यमुनालाल बजाज। यमुनालाल बजाज वही हैं जो जिनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। ये वही यमुनालाल बजाज हैं जिन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। ये वही यमुनालाल बजाज है जो कांग्रेस के खजांची भी रहे, कांग्रेस के खजांची रहे। इसके बाद ये वही यमुनालाल बजाज हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी 1888 में विलायत यानी इंग्लैंड पढ़ने गए, वकालत की पढ़ाई। 1892 में गांधी जी भारत लौटे अपने मां के मरने के बाद, और बाद में अपने पिता के दोस्त दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने अफ्रीका गए तो वहां पर गोरे और काले के भेद को मिटाया, और वहां उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला। 2 आश्रम बनवाए, फिनिक्स फॉर्म और टोल्स्टॉय आश्रम। फिनिक्स आश्रम और टोल्स्टॉय आश्रम बनवाया, एक पत्रिका निकलवाया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस बनवाया। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में गांधी जी ने की। गांधी जी ने 1908 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा। जब वो इंग्लैंड से अफ्रीका आ रहे थे जहाज में, तो जहाज में ही उन्होंने किताब लिख दिया हिंद स्वराज। इसी किताब में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या कहा था। 1915 में 9 जनवरी 1915 को अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 9 जनवरी 1915 को फाइनली भारत आ गए, और भारत आने के बाद उन्होंने 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1916 के में भाग लिया जहां चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था अप्रैल 1917 में, जहां गांधी जी सफल हुए। गांधी जी ने फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल की। मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। 1919 में रोनेट सत्याग्रह किया, और गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में। गांधी जी 1924 में कांग्रेस के एकमात्र सेशन था बेलगांव सेशन, कांग्रेस का एकमात्र सेशन था बेलगांव सेशन। उसमें कांग्रेस के अध्यक्षता गांधी जी कितनी बार किए हैं? एक बार। कब? 1924 में, बेलगांव में, कर्नाटक में। इसके बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च किया। 78 लोगों के साथ साबरमती से दांडी गए, नमक कानून तोड़ा, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके बाद अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। उसके बाद गांधी जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा दिए, जेल गए। जब गांधी जी जेल से छूटे तो 30 जनवरी 1948 को जब देश आजाद हो गया, तो आजाद भारत में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को दिल्ली के बिरला मंदिर में नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। अब बताओ गांधी जी 1934 से लेकर 40 तक क्या कर रहे थे? रचनात्मक कार्य कर रहे थे। ये पूरी गांधी की कहानी है। गांधी जी ने भारत में पहली बार आमरण अनशन किया फरवरी 1918 में किया। पहली बार आमरण अनशन किया फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में। अहमदाबाद मिल हड़ताल, नोट कर लीजिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। गांधी जी पहली बार आमरण अनशन कब किए? फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में। अगला क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग कहां किया? गांधी जी पहली बार सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग कहां किया? तो अप्रैल 1917 में चंपारण में। अप्रैल 1917 में चंपारण में। क्वेश्चन आ जाए कि चंपारण सत्याग्रह में क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहां किए? तो चंपारण में 1917 में। पहली बार आमरण अनशन 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में। नोट कर लीजिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की 2 किताब, गांधी जी की 2 पुस्तक, एक 1908 में लिखा हिंद स्वराज, और दूसरी पुस्तक इनकी है अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी किताब है। एक हिंद स्वराज इनकी किताब है। इनकी 4 मैगजीन है, 4 पत्रिकाएं गांधी जी की। इंडियन ओपिनियन जो अफ्रीका से निकाले थे, इंडियन ओपिनियन, उसके बाद यंग इंडिया, उसके बाद नवजीवन, उसके बाद हरिजन। गांधी जी की 4 पत्रिका, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। 2 किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और दूसरा किताब हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब में ही गांधी जी ने ब्रिटिश स्वराज सरकार को बांझ और बेस्या कहा था। इस वीडियो को जितना मैंने गांधी के बारे में बताया, इसको रिपीट करके 4-5 बार सुन लीजिएगा। गांधी से एक सवाल नहीं छूटेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, और मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, जहां गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया पहली बार। उसके बाद गांधी जी ने 1918 में आमरण अनशन। एक बात और जान जाइए, गांधी जी ने, क्वेश्चन कई बार आता है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शब्द कहां से लिया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा ये जो टर्म है ये कहां से लिया गांधी जी ने? तो गांधी जी ने इसे लिया, एक व्यक्ति था थोरो की पुस्तक सिविल डिसोबीडियंस। थोरो की पुस्तक था सिविल
डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस, थोरो की पुस्तक सिविल डिसोबीडियंस, थोरो की एक पुस्तक है सिविल डिसोबीडियंस, यही से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शब्द लिया। क्वेश्चन एक और आता है, गांधी जी ने सर्वोदय शब्द कहां से लिया? गांधी जी ने सर्वोदय शब्द कहां से लिया? ते लिया जॉन रस्किन, जॉन रस्किन की पुस्तक, जॉन रस्किन की पुस्तक, ये लिया कहां से? जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, अनटू, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द। भाई पूछा जाए कि सर्वोदय शब्द गांधी जी किससे लिए, किस किताब से लिए, तो अनटू द लास्ट ये किताब का नाम है, लेखक है जॉन रस्किन। कई बार क्वेश्चन आया है कि अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है? जॉन रस्किन की, और ये किताब से ही गांधी जी ने सर्वोदय शब्द लिया। और सविनय अवज्ञा कहां से लिया? सिविल डिसोबीडियंस नाम का किताब है, जिसको किसने लिखा? थोरो ने। चलिए समझ में आ गया होगा, मजा आ गया, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट आ जाओ। बिल्कुल, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार गुरु सेशन को लाइक कर दो, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और हारना मना है, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, टेंशन मत लो, अंतिम दिन तक हर दिन लाइव आऊंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा। क्वेश्चन, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन किसमें मिला? किस कानून के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किस कानून में दिया गया गुरु? आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। नोट कर लीजिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपने सुना होगा, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। साथ ही साथ बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मिली। सुनो, बजट पर प्रश्न पूछने की इजाजत ये तो मिल गया था 1892 में ही, लेकिन एक बार प्रश्न पूछ लिए तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया सुन के बैठ जाइए, दोबारा सवाल नहीं पूछ सकते। पहली बार बजट पर बोलने का अधिकार मिला भारतीयों को, कब? 1892 में। लेकिन पूछा जाए पहली बार बजट पर दोबारा बोलने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? 1909 में। और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन भी कब मिला? 1909 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जितने कानून थे उसमें सबसे कम समय तक कौन चला? यही कानून, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए उसमें सबसे कम समय तक चलने वाला कानून कौन था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। और इसी के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया और बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का इजाजत दिया गया। बजट पर प्रश्न पूछने का इजाजत 1892 में मिल गया था, पर दोबारा सवाल नहीं पूछ सकते थे। लेकिन दोबारा सवाल पूछने का इजाजत कब मिला? 1909 में। 1909 में। और दूसरा पॉइंट, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला। और तीसरा पॉइंट, जितने भी कानून अंग्रेजों ने बनाए उसमें सबसे कम समय तक कौन चला? मार्ले मिंटो सुधार 1909। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909 रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जाए कि राज्य में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन किसके तहत लगा? 1919 के तहत। उसके बाद लिखिए केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। क्वेश्चन आ जाए केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935। नोट कर लीजिए, राज्य में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1909, बजट पर दोबारा बोलने का अधिकार 1909, सबसे कम चलने वाला कानून 1909, बजट पर पहली बार बोलने का अधिकार कब मिला? 1892 में। चलो भैया एकदम एक एक चीज क्लियर है, बजट पर पहली बार बोलने का अधिकार, बजट पर पहली बार बोलने का अधिकार, पहली बार बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार भारतीयों को मिला 1892 में, और बजट पर दोबारा बोलने का अधिकार 1909 में। 1909 सबसे कम चलने वाला कानून 1909, केंद्र में द्वैध शासन 1935, राज्य में द्वैध शासन 1919। और 1935 के तहत ही दिल्ली में हाई कोर्ट बना, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत बना? दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत बना? तो 1935 के अधिनियम, 1935 के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन और 1935 के तहत ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसको आप नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी बना 1935 के अधिनियम के तहत, और केंद्र में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन 1919। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लिए होंगे, तो एक बात और जान जाइए, स्क्रीनशॉट ले ली। इसकी स्थापना कब की गई? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट किसके अनुसार बना? 1935 के अधिनियम के तहत बना। लेकिन कब इसकी स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई 28 जनवरी, लिख लीजिए 28 जनवरी 1950। दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1950 को। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। नोट कर लीजिए, किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। तो चलिए इतनी बातें हम लोग जान गए, जल्दी से तीसरा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न में कई लोग घबराएंगे। इस प्रश्न के उत्तर में है आसान, इन गड़बड़ सबका होगा, ध्यान से पढ़ो। कांग्रेस के दूसरे, जल्दी बताओ, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। एक बार जल्दी से सेशन से जुड़ गए तो भाई अगर चाहते हैं गुरुजी को कि भाई गुरुजी डाउट में न रहें कि भैया हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपका लाइक होता है ना, वही पता चलाता है कि आप मेरे सेशन को समझ रहे हैं। इसलिए प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। चलो गुरु, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी बदरुद्दीन तैयब जी बने 1887 में। कहां बने? मद्रास में। उसके बाद रहीमतुल्लाह सयानी, रहीम, इसको काट दीजिए, रहीमतुल्लाह सयानी ये बने 1896 में। कहां बने? कलकत्ता में। नोट कर लीजिए, कलकत्ता में। जब रहीमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, उसी समय कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार कांग्रेस में वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम, कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कब?
वो 1896 में कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1896 में कलकत्ता में गाया गया पहली बार वंदे मातरम। क्वेश्चन आ जाए कब गाया गया कांग्रेस में, तो 1896 में। उस समय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कब बने? 1887 में। कहां बने? मद्रास में। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम रहीमतुल्लाह सयानी कब बने? 1896 में। कहां बने? कलकत्ता में। और इसी समय पहली बार कांग्रेस में वंदे मातरम गाया गया। हकीम अजमल खान ये कब बने? ये बने 1921 में। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1921 में। कहां बने भैया? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद नोट कर लीजिए। कांग्रेस में हकीम अजमल खान पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1921 में। कहां बने? अहमदाबाद। अबुल कलाम आजाद दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1923 में और 1940 में। 1923 और 1940। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष रहे, 1923 1940। 1923 1940। 1923 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा। 1940 में झारखंड के रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में। भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष रहे, 1923 1940। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद याद कर लीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी पत्रिका का नाम है अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद के किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी मैगजीन का नाम है अल हिलाल, अल हिलाल। ये भी नोट कर लीजिए। चलिए इतनी बातों को आप नोट कीजिए। अबुल कलाम आजाद के किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी मैगजीन का नाम है अल हिलाल। भाई नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कब कब कौन अध्यक्ष रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। और पहली बार जन गण मन कब गाया गया? 1911 में। पहली बार जन गण मन 1911 में। और पहली बार वंदे मातरम 1896 रट्टा मार लो। पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया और पहली बार जन गण मन 1911 में गाया गया। थोड़ी सी बात कर लूं भारत में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, पारसी धर्म होता है ना, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले हिंदू WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे भैया? जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल या पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहले महासचिव जिसने कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। इन्हीं को बोलते हैं कांग्रेस के संस्थापक। कांग्रेस के संस्थापक पूछे कौन थे, तो एओ ह्यूम। फाउंडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू और पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट। एक बात और जान जाइए आप लोग, कांग्रेस की सभा में भाग लेने वाली, भाषण देने वाली पहली महिला कदम्बनी गांगुली। लिख लीजिए, कांग्रेस की सभा में भाग लेने वाली, कांग्रेस का मेंबर बनने वाली और कांग्रेस की सभा को संबोधित करने वाली पहली महिला थी कदम्बनी गांगुली। कदम्बनी गांगुली ने पहली महिला थी जो कांग्रेस को संबोधित की थी। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और याद रखिए, कांग्रेस का नाम पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था पहले, जब स्थापना हुआ इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदल के कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। पहली बार कांग्रेस पार्टी बनेगी, इसका न्यूज पहली बार किस अखबार में छपा? द हिंदू अखबार। पहली बार किस अखबार में छपा? द हिंदू में। और नाम किसने दिया कांग्रेस का? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का संविधान किसने लिखा? कांग्रेस का संविधान सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? पटाभी सीतारामैया। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? पटाभी सीतारामैया। और कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इतनी बातों को याद रखिए, इतनी बात को आप याद रखो। गुरु एक सवाल छूट जाए, गुरु ने पढ़ा दिया तो बीपीएससी का हिम्मत नहीं कि हमारे सेशन से ज्यादा सवाल पूछ ले। चलो या टेंशन मत लो, हम हैं तो क्या गम है। डंकन पास किसके बीच है जी? डंकन पास अंडमान में है। तो पूछ रहा है किस अंडमान में है? थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है भैया, हम ऑप्शन देते हैं यहां पर, हम ऑप्शन लिखते हैं तब उत्तर देना, ऐसा मत उत्तर दो। पहला ऑप्शन देखो हम लिख रहे हैं, पहला ऑप्शन लिख रहे हैं उत्तरी अंडमान और बताना तुम लोग देख के, और मध्य अंडमान के बीच। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं भैया दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं भैया छोटा अंडमान और उत्तरी अंडमान के बीच। जल्दी बताइए इसका आंसर, अब तुम बताओ। नया ऑप्शन दे दिया, अब बताओ भैया, ये ऑप्शन क्रॉस कर देता हूं। बताओ डंकन पास किसके बीच है? जल्दी बोलो, डंकन पास किसके बीच है? जल्दी। इसका एक ट्रिक बताया था मैंने, DSL।
इसका एक ट्रिक है, आज के बाद मत भूलना कभी। डंकन पास कंफ्यूजन होता है कि छोटा कि मध्य, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। डीएसएल डीएसएल डीएसएल, डी माने डंकन पास, एस माने साउथ, एल माने लिटिल, लिटिल माने छोटा अंडमान, साउथ माने दक्षिण अंडमान, और डी माने डंकन पास। डंकन पास किसके बीच है जी? तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, यानी छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आज के बाद भूलना मत, डंकन पास किसके बीच है? तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, लिटिल माने छोटा, साउथ माने दक्षिण, तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच क्या है जी? क्या है? डंकन पास। इसका एक चित्र बनाता हूं, जरा सा और ज्ञान आपको देता हूं, आपके ज्ञान को और ज्यादा विस्तृत करता हूं गुरु। अगर बात आप इंडिया की करेंगे, इंडिया की बात करेंगे गुरु, तो एक सवाल नहीं छूटेगा, टेंशन ना लो, देखते जाओ, होगा चमत्कार। भैया यहां पर है नॉर्थ अंडमान, यहां पर है नॉर्थ अंडमान, यहां पर है मिडिल अंडमान, यहां पर है साउथ अंडमान, यहां पर है लिटिल अंडमान, यहां पर है कार निकोबार, कार निकोबार, यहां पर है ग्रेट निकोबार, यहां पर है लैंडफॉल द्वीप। यहां पर क्या है जी? लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। यहां पर है, यहां पर है बैरन, यहां नारकोंडम, यहां पर है बैरन द्वीप, यहां पर है नारकोंडम। अंडमान निकोबार में आइएगा ना, तो सबसे ऊपर है लैंडफॉल द्वीप, उसके जस्ट नीचे नॉर्थ अंडमान, उसके जस्ट नीचे मिडिल अंडमान, उसके जस्ट नीचे साउथ अंडमान, उसके जस्ट नीचे लिटिल अंडमान, और नीचे आइएगा तो कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। 10 डिग्री चैनल है। पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है गुरु? अगर आप बोर्ड पे आइएगा, थोड़ा सा बोर्ड पे लेके आता हूं, आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। बोर्ड पे अगर आइएगा, थोड़ा सा बोर्ड पे लेके आता हूं, 2 सेकंड रुकिएगा, तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा आपका, बहुत बेहतरीन, ना भूलने वाला काम हो जाएगा। जरा देख लो गुरु, हम बोर्ड पे आ गए हैं, छोड़ना मना है। देखो भैया, यहां पर है आपको लैंडफॉल द्वीप, थोड़ा बड़ा कर दिए, लैंडफॉल द्वीप। यहां पर है उत्तरी अंडमान, यहां पर है मध्य अंडमान, उसके जस्ट नीचे है दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, और उसके जस्ट नीचे है छोटा अंडमान, और उसके बाद यह है 10 डिग्री चैनल, उसके नीचे है कार निकोबार, और उसके नीचे है महान निकोबार। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री। इसके ऊपर है कोको द्वीप, इसके ऊपर क्या है जी? कोको द्वीप। और यहां पर अगर देखें आप विद्यार्थी, तो यहां है न्यू मुरे द्वीप, यहां है न्यू मुरे द्वीप, यहां पर है गंगा सागर, यहां पर है गंगा सागर द्वीप, और यहां पर है चांदीपुर, यहां पर है भैया चांदीपुर, यहां पर है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ये दोनों उड़ीसा में है। यहां पर है श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा, जहां से सैटेलाइट छोड़ते हैं। यही तो है भैया अंडमान निकोबार में। आपने देखा होगा बंगाल के खाड़ी में कितने द्वीप? 572। बंगाल के खाड़ी में कितने द्वीप? 572। और अरब सागर में 36, अरब सागर में 36, और बंगाल के खाड़ी में 572। तो बंगाल के खाड़ी में यहां पर कोको द्वीप, कोको द्वीप कहां है? म्यांमार में। लिख लीजिएगा, कोको द्वीप म्यांमार में। लैंडफॉल सब इंडिया में। इसके बाद उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, और भैया यहां पर है बैरन द्वीप, बैरन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, बैरन द्वीप। यहां पर है नारकोंडम, यहां पर क्या भैया? नारकोंडम द्वीप। बैरन और नारकोंडम, नारकोंडम है मृत ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, और भारत के एकमात्र मृत ज्वालामुखी। और दक्षिण अंडमान छोटा अंडमान के बीच डंकन पास। और अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और लिख लीजिए भाई, अंडमान निकोबार की राजधानी, ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, किसमें आता है? दक्षिण अंडमान में। क्वेश्चन कई बार आया है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें आता है? दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में आता है। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश में। यहां से सैटेलाइट छोड़ते हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप और चांदीपुर द्वीप, ये दोनों उड़ीसा में। चांदीपुर और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों उड़ीसा में। यहां से मिसाइल टेस्ट करते हैं। यहां से क्या टेस्ट करते हैं? मिसाइल। और न्यू मुरे द्वीप, ये बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित द्वीप है। बांग्लादेश और भारत के बीच पूछा जाए कौन से द्वीप को लेकर विवाद है? न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप को लेकर बांग्लादेश भारत के बीच विवाद है। चांदीपुर और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये दोनों उड़ीसा में है। यहां से मिसाइल टेस्ट करते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहां से सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है? तो दक्षिण अंडमान में है। और अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा लाइन है भैया? 10 डिग्री चैनल। याद रखिए, एक बात और जान जाइए, पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक इसका नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक सबसे, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, 21 अंडमान में है। तो उत्तरी अंडमान में, सॉरी लैंडफॉल में बना दिया भैया। सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान में है भाई, उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी सैंडल पीक किसमें है? उत्तरी अंडमान में। उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें है? तो दक्षिण अंडमान में। और दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास, और अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पूछा जाए बांग्लादेश भारत के बीच कौन से द्वीप को लेकर विवाद है? तो न्यू मुरे द्वीप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। चलो भैया क्वेश्चन पे आ गए, नेक्स्ट आ जाओ। अंडमान और, अच्छा यहां पर आ गया है सारा। चलिए यहां तक काट दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन नहीं है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। अब बताइए सांगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कौन सी नदी है जो सांगपो नाम से जानी जाती है? बताओ कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है? गुरु जल्दी फटाफट उत्तर दीजिए, कौन सी नदी है जो सांगपो के नाम से जानी जाती है? थोड़ा सा और बताता हूं आपको। एक बार सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए गुरु। सेशन अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, तो सेशन को लाइक कर दीजिए।
यहां पर एक झील है भैया जिसका नाम है मान सरोवर। मान सरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में क्या बोलते हैं जी, तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, चीन में बोलते हैं यारलुंग जांगबो, चीन में बोलते हैं यारलुंग जांगबो। नोट कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, चीन में बोलते हैं यारलुंग जांगबो। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग जांगबो, और ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में आने के बाद क्या बोला जाता है गुरु, दिहांग नदी। और यही नदी जब बांग्लादेश आती है तब इसका नाम पड़ता है जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत में इसे सांगपो, चीन में यारलुंग जांगबो और दिहांग नदी और अरुणाचल प्रदेश में, और इसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। लंबाई 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, वहां इसका नाम है सांगपो, चीन में यारलुंग जांगबो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सवाल नहीं छूटेगा गुरु। मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में सांगपो उसी को बोलते हैं, चीन में उसी को यारलुंग जांगबो, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में उसे जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। एक बार जल्दी से, सेशन अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, एक बार बोलो कि जी सर सेशन अच्छा लग रहा है, और सेशन को एक बार लाइक भी कर दो गुरु। अभी तक अगर लाइक नहीं किया हो, पसीना बहा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए मेरा सेशन, और समझ में आ रहा है तो भैया एक बार लाइक कर दीजिए, उससे पता चलता है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। और याद रखिए कभी भी तकलीफों से घबराना नहीं है। अंबर कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, क्या अंबर कभी शोक मनाता है? जब अंबर शोक नहीं मनाता तो हम क्यों शोक मनाएं। चलो गुरु अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधारा जहां मिलती है महासागर में, अटलांटिक महासागर में दो धारा है, अटलांटिक महासागर में दो धारा है, एक का नाम गल्फ स्ट्रीम, दूसरा का नाम लैब्राडोर। लैब्राडोर ठंडी धारा है। लैब्राडोर कैसी धारा है? ठंडी धारा है विद्यार्थी, कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है लैब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गर्म धारा है। और भैया वार्म करंट है, कैसी करंट है भैया? वार्म। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, लैब्राडोर ठंडी धारा। पता है पूछ रहा है कि जहां दोनों मिलते हैं, दुनिया में जहां भी गर्म ठंडी धारा मिलेंगे वहां प्लैंकटन मिलेगा। वहां क्या मिलेगा विद्यार्थी? प्लैंकटन। वहां मिलेगा प्लैंकटन, मिलेगा प्लैंकटन। प्लैंकटन लिख लीजिए, जहां पर ठंडी धारा गर्म धारा मिलते हैं वहां मिलेगा प्लैंकटन। और प्लैंकटन मछली का अच्छा भोजन होता है। प्लैंकटन किसका भोजन होता है? मछली का अच्छा भोजन। क्वेश्चन कई बार आया है कि प्लैंकटन क्या है? मछली का भोजन। जहां भी ठंडी गर्म धारा और गर्म धारा मिलेंगे वहां मिलेगा प्लैंकटन, प्लैंकटन मिलेगा। प्लैंकटन जहां मिलेगा वहां मछली मिलेगी, और जहां ज्यादा मछली मिलेगी उसको बोलते हैं बैंक। जहां ज्यादा मछली मिलता है, समुद्र के जिस हिस्से में ज्यादा मछली मिलता है उसको बोलते हैं बैंक। तो पूछ रहा है कि लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की धारा कहां मिलती है भैया? ये भी लिख लो, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की धारा ये मिलती है न्यू फाउंडलैंड के पास, न्यू फाउंड लैंड के पास। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम ये दोनों मिलते हैं न्यू फाउंडलैंड के पास मिलते हैं, और यहीं पर बनता है ग्रैंड बैंक। क्या मिलता है यहां? ग्रैंड बैंक। नोट कर लो, ग्रैंड बैंक। पूछा जाए कि ग्रैंड बैंक कहां मिलता है गुरु, तो ग्रैंड बैंक मिलता है जहां लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कहां मिलते हैं? न्यू फाउंडलैंड के पास। और वहां पर जहां पर भी दुनिया में ठंडी धारा मिलेंगे वहां क्या मिलेगा? प्लैंकटन। अब प्लैंकटन क्या होता है? मछली का अच्छा भोजन। ज्यादा मछली मिलेगी वहां, और जहां मछली मिलती है उसे क्या बोलते हैं? बैंक। तो ग्रैंड बैंक कहां है? तो न्यू फाउंडलैंड के पास, न्यू फाउंडलैंड के पास, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और यहीं पर लिख दीजिए डॉगर बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉगर बैंक कहां मिलता है? उत्तर सागर में। नोट कर लो, डॉगर बैंक नॉर्थ सी में। डॉगर बैंक कहां मिलेगा? उत्तर सागर में, नॉर्थ सी। नोट कर लो, डॉगर बैंक कहां मिलते हैं? डॉगर बैंक कहां मिलता है? नॉर्थ सी, उत्तर सागर में। और ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में, न्यू फाउंडलैंड के पास। ग्रैंड बैंक नोट कर लो, कई बार पूछा गया है। ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड के पास, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और डॉगर बैंक उत्तर सागर में, नॉर्थ सी में। ये वही नॉर्थ सी है जहां राइन नदी आके गिरती है। राइन नदी पूछा जाए दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है राइन, दुनिया की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी अगर आपसे पूछे तो कौन नदी है? राइन नदी। ये भी कहां गिरती है? उत्तर सागर में। और उसी उत्तर सागर में मिलता है मछली का एक बैंक, डॉगर बैंक। कई बार पूछा है। और ग्रैंड बैंक कहां भैया? न्यू फाउंडलैंड के पास, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। भाई गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, लैब्राडोर ठंडी धारा। आगे आ जाओ, मालाबार तट के नाम से कौन सा तट जाना जाता है? भारत का कौन सा तट है जो मालाबार तट के नाम से जानते हैं? भाई अगर भारत का मैप बनाए, आज होगी क्रांति, मिलेगा आज हम लोगों को चैन। तो भैया सभी भारत में जितने राज्य हैं सबके तट के अलग अलग नाम हैं। बंगाल के तट को बोलते हैं बंग तट, बंगाल के तट को क्या बोलते हैं? बंग तट। उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट, या उसी को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। लिख लो भैया, उड़ीसा के तट को उत्कल तट बोलते हैं या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। बंगाल के तट को बंग तट, बंगाल नामे है तो बंग तट। उड़ीसा के तट को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट, आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट, या इसी को बोलते हैं काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। नोट कर लीजिए। और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट, तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल
तट, भैया यहां लिख देते हैं, यह पश्चिम बंगाल, यह उड़ीसा, और ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तमिलनाडु। भाई पश्चिम बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार या उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट या काकीनाडा तट, तमिलनाडु के तट को पायन तट, और दोनों को मिला ले, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों को मिला लो तो बोलते हैं कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। अकेले आंध्र प्रदेश पूछे तो गोलकुंडा तट या काकीनाडा तट, अकेले तमिलनाडु पूछे तो पायन तट, और केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, यही पूछ रहा है, केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट, केरल के तट को बोलते हैं। और कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कर्नाटक के तट को क्या बोलते हैं जी? कन्नड़ तट। और गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर, गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहां बोलते हैं भैया? कोंकण तट, कोंकण तट बोलते हैं गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर कोंकण तट। गुजरात में दो कान है, ऊपर वाले कान को बोलते हैं कक्ष तट। गुजरात में दो कान है, ऊपर वाला कान है, नीचे वाला कान, कक्ष तट। हम नीचे वाले को बोलते हैं काठियावाड़ तट। गुजरात में दो तट है, कौन कौन? कक्ष तट और काठियावाड़ तट। गुजरात में दो तट है, कक्ष तट और काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा को मिलाकर कोंकण तट। कर्नाटक में बोलते हैं कन्नड़ तट, केरल में बोलते हैं मालाबार तट, तमिलनाडु में पायन तट, और आंध्र प्रदेश में दुगुना गोलकुंडा तट और काकीनाडा तट, दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। उड़ीसा में उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, बंगाल में बंग। इसका आंसर हो गया केरल। मालाबार तट, अगर बात करें मालाबार की तो मालाबार फेमस है मसालों की खेती के लिए। क्वेश्चन आ जाए, केरल के मालाबार किसकी खेती के लिए पसंद है भैया? केरल के मालाबार किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? मसालों की खेती। आपको पता है ना केरल को मसालों का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। केरल के मालाबार किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। और केरल को मसालों का बागीचा भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कौन से राज्य को मसालों का बागीचा कहते हैं? तो केरल को। और आपको पता है मालाबार में ही, केरल के मालाबार में ही 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। नोट कर लो, केरल के कई बहुत फेमस विद्रोह है। मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था, केरल के मालाबार में ही। केरल के जो तट है मालाबार, वहीं पर मुस्लिम मोपलाओं ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। हिंदू जमींदार के खिलाफ वहां के मुस्लिम मोपला किसानों ने विद्रोह किया, जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह भी कहां हुआ था? मालाबार में। एक मालाबार के नाम से एक युद्धाभ्यास भी है, मालाबार के नाम से एक नेवी का एक्सरसाइज है। आपको पढ़ना होता है करंट अफेयर में, युद्धाभ्यास, उसका एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। तो मालाबार युद्धाभ्यास ये भारत के नेवी, जापान के नेवी, ऑस्ट्रेलिया के नेवी और अमेरिका के नेवी। मालाबार युद्धाभ्यास कितने देशों के बीच होता है? 4 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के बीच होता है। नेवी, यूएस, इन सारों के नेवी के बीच होता है। कितनी जानकारी काफी है? काफी सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मालाबार मसालों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुरु। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आगे आ जाओ। लोहा, लोहा नहीं भैया, थोड़ा सा इसका नाम परिवर्तित कर लो गुरु, नोहवा सेवा। में से ज्यादातर लोग नोहवा सेवा बंदरगाह, नोहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है पूछ रहा है। नोहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? एक बार मजा आ रहा है, ज्ञान का पिटारा खुला है, चैप्टर का चैप्टर उड़ो तो लाइक कर दो, और आपकी इच्छा हो तो सेशन को लिंक कॉपी करके, सब जहां पानी के जहाज आके रुकता है समुद्र में, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो भारत में कितने बंदरगाह हैं? 200। उनमें कितने बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह में आते हैं? तो 14। नोट कर लीजिए, भारत में 14 बंदरगाह बड़े बंदरगाह के रूप में आते हैं। 14 बंदरगाह भारत में बड़े बंदरगाह के रूप में आते हैं। देखिए 14 बंदरगाह भारत में, एकदम क्वेश्चन में गलती होबे न करेगा, आज के बाद बंदरगाह से आएगा। तो 14 बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो एक बंदरगाह बंगाल में, एक उड़ीसा में, एक आंध्र प्रदेश में, 3 को तमिलनाडु में, 1 को केरल में, 1 कर्नाटक में, 1 गोवा में, 3 को महाराष्ट्र में, और 3 को महाराष्ट्र में और 1 गुजरात में। चलिए तो देखते हैं 14 बंदरगाह लेना है तो 1 हो जाएगा बंगाल में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा आंध्र प्रदेश में, 3 को तमिलनाडु में। वो जब पूछा जाए कितने बड़े बंदरगाह, तो 14, रुको भाई कौन पगला गया, आंध्र प्रदेश में और 3 तमिलनाडु में। 3 तमिलनाडु में, 3 को महाराष्ट्र में। 14 को में से 6 को दुई को राज्य में, अब बाकी सब एक एक राज्य में। इधर एक दक्षिण अंडमान है, इधर है भैया दक्षिण अंडमान, अभी बताया हूं, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये भी बड़ा बंदरगाह में आता है। 14 नंबर ये है। तो भैया यहां तक बड़े बंदरगाह है। तो 1 नंबर पे सुन लीजिएगा, नंबर 1 पे हल्दिया। नंबर 1 पे क्या है भैया? नंबर 1 पर है हल्दिया, ये बंगाल में है, जैसे नंबरिंग दिया उसी लिख रहा हूं। नंबर 2 पर है उड़ीसा का पारादीप, ये बड़ा बंदरगाह में आता है। नंबर 3 पे है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। नंबर 4 पर है भैया एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह। नंबर 5 पर है मद्रास, मद्रास बंदरगाह। नंबर 6 पर है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह नंबर 6 पर। और नंबर 7 पर है भैया कोच्चि, कोच्चि केरल में। नंबर 8 पर है, नंबर 8 मंगलोर, मंगलोर है या मंगलुरु है, मंगलोर। नंबर 9 पे है मर्म गोवा, नंबर 9 पे क्या है भैया? मर्म गोवा। नंबर 9 हो गया। तो 1 हल्दिया, नंबर 1 हल्दिया बंगाल में, नंबर 2 पारादीप उड़ीसा में, नंबरिंग दे दिया हूं। नंबर 3 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। 4, 5 और 6 ये तीनों है तमिलनाडु में, एन्नौर, मद्रास और तूतीकोरिन, ये तीनों कहां है भैया? तमिलनाडु में। कोच्चि केरल में, मंगलुरु 8 नंबर कर्नाटक में, मर्म गोवा गोवा में। और 9, 10 और 11 इसके लिए जगह नहीं बचा भैया। 9 नंबर पे लिख लीजिए बधवान या बधावत, 9 नंबर पे लिखिए बधावन, 10 नंबर पे लिखिए नोहवा सेवा, अभी जो पूछा हूं आपसे नोहवा सेवा। और 9 नंबर पे नहीं, 9 तो वही गया था जी। 10 नंबर पे बधावन, 11 नंबर पे नोहवा सेवा और 12 नंबर पर बंबई।
12 नंबर पर बंबई और 13 नंबर पर कांडला कांडला बंदरगाह और 14 नंबर पर पोर्ट ब्लेयर। 14 नंबर पर क्या है भैया? पोर्ट ब्लेयर। अभी बताया हूं अंडमान निकोबार की राजधानी। तो भारत में 200 बंदरगाह, उसमें से बड़े बंदरगाह कितने? 14 में से 3 और कहा तमिलनाडु में। भाई पहले नंबर पर बंगाल में हल्दिया, इसे बड़ा बंदरगाह का नाम लिखा हूं। दूसरे नंबर पर उड़ीसा में पारादीप, तीसरे नंबर पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 3, सबसे ऊपर एन्नौर, उसके बाद चेन्नई और उसके बाद कौन? तुतीकोरिन। फिर 7 नंबर केरल में कोच्चि, 8 नंबर कर्नाटक में मंगलोर, 9 नंबर गोवा में मर्म गोवा, 10 नंबर 10 11 12 तीनों महाराष्ट्र में, 10 नंबर बधावन, 11 नंबर नोवा सेवा, 12 नंबर बंबई बंदरगाह मुंबई, 13 नंबर कांडला और 14 नंबर पोर्ट ब्लेयर। यही भारत के बड़े बंदरगाह हैं। इनके बारे में डिटेल कभी पढ़ाएंगे। भाई नोवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है और कभी पूछे कि नोवा सेवा बंदरगाह को कौन करता है नियंत्रित, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। क्वेश्चन आ जाए कि नोवा सेवा बंदरगाह क्यों बनाया गया, तो बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए बनाया गया नोवा सेवा बंदरगाह। और नोवा सेवा बंदरगाह को नियंत्रित कौन करता है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। बहुत सारा जीके आपको आज बता दिया। आज पूरी ज्योग्राफी का आग लग गया भैया। याद रखो, तुम जो चाहते हो वो बन जाते हो, जब नहीं चाहोगे तो क्या बनोगे? खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। चलो भैया, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस स्थान पे है? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, एक बार सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए गुरु। लाइक करना जरूरी है, सेशन को लाइक करना जरूरी है, लाइक कर दो गुरु। चलो, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहां है? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, नोट कर लीजिए। और कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर। कोणार्क में है सूर्य मंदिर और इसे बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। क्वेश्चन आता है कि भारत में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और कोणार्क भी उड़ीसा में ही है। कोणार्क भी कहां है? उड़ीसा में ही। और कटक में क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है जी? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे कहां है, तो आंसर होगा कटक। कटक किस नदी के किनारे है? कटक है महानदी के किनारे। कटक शहर किसके किनारे है? महानदी के किनारे है। कटक शहर महानदी के किनारे है और यहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही कोणार्क है जहाँ सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। उड़ीसा में ही पुरी है, उड़ीसा में पुरी है जहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ रथ यात्रा निकलता है, रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। पुरी क्यों फेमस है? रथ यात्रा के लिए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए। और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कोणार्क में सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, भूलिएगा मत। और पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और पुरी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार जल्दी से, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन, किस राजा ने मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? कौन ऐसा राजा था प्राचीन भारत का जिसने राजगीर से पहले आज न बोलते हैं राजगीर, पहले बोलते थे राजगृह, उससे भी पहले बोलते थे क्या? राजगीर का पुराना नाम क्या है? गिरिब्रज। राजगीर का पुराना नाम है गिरिब्रज। राजगीर का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है क्या? गिरिब्रज। इसका एक और नाम है पुराना, वसुमती। राजगीर का दो नाम है जी, गिरिब्रज और वसुमती। राजगीर इसको बसाया था किसने? जरासंध ने। जरासंध ने बसाया था राजगीर को, जरासंध ने बसाया। राजगीर को अपना राजधानी किसने बनाया था? राजगीर को अपना राजधानी बिंबिसार ने बनवाया। बिंबिसार। राजगीर को अपना राजधानी किसने बनवाया? बिंबिसार ने। क्वेश्चन आ जाए कि राजगीर को राजधानी किसने बनाया था? बिंबिसार। राजगीर को किसने बसाया? जरासंध। राजगीर का पुराना नाम गिरिब्रज, वसुमती। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजगीर से राजधानी हटा के पाटलिपुत्र कौन लाया? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या घनानंद? इसका आंसर होगा उदयन। उदयन ने ही। लिख लीजिए, क्वेश्चन भी आता है कि कब लाया गया? 455 बीसी में। 455 बीसी में पहली बार उदयन ने राजधानी को राजगीर से कहां लेके चला आया? पाटलिपुत्र यानी पटना। पाटलिपुत्र कौन लाया? उदयन। उदयन किस वंश के राजा था? हर्यक वंश। उदयन किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा। उदयन किस वंश का राजा था? हर्यक वंश। नोट कर लीजिए, बिंबिसार ने पहली बार राजगीर को राजधानी बनाया और बिंबिसार भी हर्यक वंश का था। बिंबिसार भी किस वंश का था? हर्यक वंश। यानी क्वेश्चन आता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो आंसर होगा हर्यक वंश। हालांकि कुछ लोग कहते हैं बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश, पर उसका इतिहास नहीं मिलता। इसलिए जहां से इतिहास मिलता है भारत मगध का पहला राजवंश तो हर्यक वंश, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बृहद्रथ वंश था। लेकिन आपको ऑफिशियली क्या मानना है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। राजधानी कहां बना? राजगीर। और राजगीर से राजधानी को और याद रखिए यह अजातशत्रु, इसे पितृहंता कहते हैं। क्वेश्चन आता है कौन ऐसा राजा था मगध का जिसने अपने पिता को मारकर राजा बना? पितृहंता के नाम से जानते हैं। तो अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया था और राजा बना था, इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता, अपने पिता को मारने वाला बोलते हैं। स्पाइसी को मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु। नोट कर लीजिए, आत्मा बुद्ध मरे उस समय मगध के राजा था अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भैया। कोशिका के अंदर ग्लूकोज को तोड़कर, थोड़ी सी विज्ञान भी ले लिया हूं, थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन ले लिया हूं। कोशिका के अंदर ग्लूकोज को तोड़कर कौन? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया है।
माइटोकॉन्ड्रिया है। आज मिसलेनियस सवाल लिया हूं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में ग्लाइकोजेन में तोड़ देता है। ग्लाइकोजेन। और जब कोई यौगिक, कोई भी ऐसा कंपाउंड जब टूटता है ना तो उससे एनर्जी निकलती है। तो यहां भी ग्लूकोज जब टूट के ग्लाइकोजेन में बदलता है तो यहां ऊर्जा निकलता है एटीपी के रूप में। ऊर्जा निकलता है। किस क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका के अंदर ऊर्जा किस रूप में निकलता है, तो आंसर हो जाएगा एटीपी के रूप में। कोशिका के अंदर ऊर्जा निकलता है एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्लूकोज को तोड़ते रहता है ग्लाइकोजेन में, एनर्जी निकलते रहता है। उसी एनर्जी से हमारा पूरा बॉडी चलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। कोई भी कंपाउंड टूटेगा तो उससे एनर्जी निकलता है। किस रूप में भैया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलता है। और कौन तोड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी से एनर्जी निकलता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल या फिर ऊर्जा गृह कहते हैं। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं भैया? कोशिका के अंदर आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी बैड मटेरियल्स हैं वो कहां जमा होते हैं? लाइसोसोम में। जितना सड़ा हुआ बैड खराब मटेरियल सेल के अंदर कहां जमा होता है? लाइसोसोम में। और लाइसोसोम को इसीलिए सुसाइडल बैग बोलते हैं कि जब वो फटता है ना तो गंदा मटेरियल पूरे सेल में फैल जाने से सेल मर जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भैया? लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को बोलता है, क्या बोलते हैं भैया? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं भैया? आरएनए। यहां से 3 आरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। सुना होगा आपने, एम, टी और आर। आरआरएनए, एमआरएनए। कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को बोलते हैं भैया प्रोटीन की फैक्ट्री। गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी को बोला जाता है क्या भैया? गोल्गी बॉडी को बोलते हैं क्या? ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन सा मटेरियल कितना और कहां जाएगा इसका डिसीजन कौन लेता है? यही गोल्गी बॉडी लेता है। इसलिए गोल्गी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ सेल। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? गोल्गी बॉडी को। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जब बोलता हूं तो ले लिया करो स्क्रीनशॉट, फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी जब हम हटा देंगे। चल, किस प्रकार के सेल में मिलता है? जंतु कोशिका या पादप कोशिका? एनिमल सेल या प्लांट सेल? आपको पता है दोनों के बीच अंतर क्या है? यहां पर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, सेल वॉल होता है। दूसरा अंतर, जंतु कोशिका में एनिमल सेल के अंदर क्या भैया? प्लास्टिड नहीं होता, लवक नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। लवक सुने होंगे, हरित लवक, पर्णी लवक, अपर्णी लवक सुने होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सुना है ना? ये प्लास्ट नाम का जो चीज है ना, ये मिलता है सिर्फ पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं मिलता। लेकिन रिक्तिका जो है दोनों में मिलता है। रिक्तिका दोनों में मिलता है भैया। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में रिक्तिका पाया जाता है। दोनों में रिक्तिका पाया जाता है। आगे आ जाओ। मधुमक्खी पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, रेशम का कीड़ा पालन सेरीकल्चर, रेशम का कीड़ा पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर। भूलना मना है भैया। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीड़ों का पालना, रेशम का कीड़ा पालना सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का पालन पूछ रहा है। मधुमक्खी का पालन पूछ रहा है तो एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, पीसीकल्चर मछली पालन, रेशम का कीड़ा पालना। रेशम का कीड़ा किस पर पाला जाता है? सहतूत नाम के वृक्ष पर। सहतूत के क्वेश्चन आता है, किस वृक्ष पर रेशम के कीड़े पालते हैं? सहतूत के वृक्ष पर रेशम के कीड़े पालते हैं। रेशम का कीड़ा पालना क्या बोलते हैं भैया? सेरीकल्चर। भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में। मछली पीसीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। स्क्रीनशॉट लीजिए।